हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी बुक चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम हो गया अक्षर ज्ञान, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, शुरू में ही 10-15 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ा देर, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे या करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग ही जानते हैं कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो गद्य खंड में जो 1 से लेकर 12 तक चैप्टर है, तो हमें पूर्ण आशा कि आप लोग अभी तक पूरा चैप्टर कवर कर लिए होंगे। लेकिन कोई कारण से अगर अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ से जाके रीडिंग कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या चाहे तो आप हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, नहीं कोई कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो कोई इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। वहाँ पे सारा डिटेल्स बाय डिटेल्स डाल दिया गया है, तब वहाँ से जाके आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या है, इसे आप याद कर लीजिए। याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के बीच में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहीं से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका नंबर प्राप्त हो जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिए। याद आप इस तरह से कर लीजिए, इसमें आपको याद इस तरह से करना है, जैसे कि चैप्टर का नाम हो गया, उसके बाद फिर उनकी लेखक का नाम याद कर लीजिए। तो ये तो मुझे पूरा सिंपल ही है। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है सर, लेकिन हम इसमें आपको ये कहना चाहेंगे कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेक करके कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वह याद नहीं करते हैं, और मालूम चलता है कि ऑब्जेक्टिव 4-5 को ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव ही मेन चीज़ होता है, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई। अगर हम एग्जाम्पल में बता दे तो, जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विष के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई है। तो ठीक इसी तरह से आप याद कर लीजिए। चैप्टर का नाम हो गया, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, और साथ में उसकी लेखक का भी नाम याद कर लीजिए। तो अब तीनों चीज़ याद कर लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तब को यहाँ से 10 से 15 नंबर के बीच में आपका आसानी से ऑब्जेक्टिव में आप सही टिक मारकर आइएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषा के बारे में कुछ बताए हुए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि देखो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा कहना क्या है, जैसे कि पूछा नहीं जाता है लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसे एक बार एक नज़र देख ले, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राज शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई थी। देखो याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस हमारा सिर्फ यही कहना है कि यह हमारा राष्ट्रीय भाषा है। तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह चैप्टर स्टार्ट हो गया है, और अक्षर ज्ञान का जो राइटर है अनामिका, तो हम इनके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हालांकि हम आपको बता दें कि प्रश्न नहीं पूछा जाता है यहाँ से, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम अनामिका जी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर हम अक्षर ज्ञान जो चैप्टर है हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अनामिका जी के बारे में जानने से पहले हम आपसे कुछ बता दें कि अगर आप
आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा के यह वीडियो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक सुन लीजिएगा, तो हमें नहीं लगता कि आपको दोबारा चैप्टर यह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लीजिए और आप पेन कॉपी लेकर नोट बनाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मेन तो यार देखो हम आपको बता देते हैं, मेन तो देखो ज़्यादा नंबर प्राप्त करने का जो जरिए है वो ऑब्जेक्टिव ही है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही तरीक़ा से 50% जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, अगर आप ऑब्जेक्टिव में सही तरीक़ा से संभाल पा लेते हैं तो फिर तो सब्जेक्टिव क्या, सब्जेक्टिव में तो जो लिखते हैं वो उतना ही मिल ही जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही कमज़ोर है तो फिर आप अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो पेन कॉपी लेकर आप नोट बनाइए, जहाँ लगे आपको कि नोट बनाना है, यानी आपको लगे कि ये पूछेगा तो आप वहाँ पे नोट बनाइएगा। ठीक है, तो आई होप समझ पा रहे होंगे। तो फिर हम अनामिका जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सो चलिए, समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। उनके पिता श्याम नंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया और वहीं से PhD की उपाधि पाई। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका है। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय है। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती है। उनकी रचनाएं हैं काव्य संकलन, गलत पत्ती की चिट्ठी, विजाधर, अनुष्ठुप आदि, आलोचना, पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्री तप का मानचित्र आदि, संपादन, कहती है औरतें, काव्य संकलन। अनामिका को राष्ट्रीय भाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपनी वस्तुपरक, समसामयिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती है। स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेखनीय है। प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से यहाँ ली गई है। प्रस्तुत कविता में बच्चों की अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त कर देती है। तो हम कुछ जाने अनामिका जी के बारे में, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप नोट बना रहे होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें ना आप खास करके नोट में आप यही बनाए होंगे, इनका डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। कहाँ जन्म लिया था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। देखो ये खास इसका जो जन्म स्थान है वो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। हालांकि हम आपको बता दें अपने लोग भी बिहार ही का है। ठीक है, और आप जो बिहार बोर्ड है वो भी आप जो एग्ज़ाम देंगे वो भी बिहार ही बोर्ड है, और इसका जन्म हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार बोर्ड में। देखो दोनों मिल रहा है ना, तो ज़्यादा चांस है इसका डेट ऑफ बर्थ पूछ देगा ही। तो आप इनका डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1961 ईस्वी और कहाँ जन्म हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। तो ये आप खास करके याद रखिएगा, ज़्यादा चांस बनता है ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। दोनों ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, इसका जन्म हुआ और इसका जहाँ जन्म हुआ था वो दोनों पूछ सकता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और ये भी जो कवित्री है बिहार ही का है, मुजफ्फरपुर में हुआ था जन्म, मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। और इस कवित्री का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। तो जैसे कि इसका एक तरह से बुझो हम बायोग्राफी इसका कवर किए। ठीक है, तो जैसे कि इसका बायोग्राफी हम कवर किए हैं, तो देखो ना यह कितना संघर्ष यानी कितना मेहनत करके कितना ऊंचा मंजिल पर गए हैं। तो ये भी तो बिहार ही का है ना, और अपने लोग भी बिहार ही का है। इसलिए तुमको हम कहते हैं मेहनत करो और मेहनत से एक दिन आगे बढ़ो। तो तुमको लगता है कि बिना मेहनत करिए ही हम फर्स्ट डिवीज़न की 400 नंबर प्लस कर देंगे,
तो बाबू ऐसा नहीं होता है। तो आई होप, हमें विश्वास है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक आए हैं, आप यह वीडियो को सुन रहे हैं और नोट बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग मेहनत कितना कर रहे हैं। तो ये भी जो कवित्री है ये भी तो बिहार ही का है, तो इनका भी हम जैसे कि बायोग्राफी कवर किए या इनके बारे में जो जानने का प्रयास किए हैं, देखो कितना मेहनत करके एमए किया, फिर पीएचडी की है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं तुम भी मेहनत से नहीं घबराओ, ठीक है बाबू। एक दिन ना एक दिन मेहनत करना ही पड़ेगा। जब मेहनत करना ही पड़ेगा तो फिर मेहनत से डरना क्या है। अब मेहनत से डरे क्या तू, मेहनत से डरना ही क्या है, एक तरह से तुम बूझो तो ही यार। पढ़ाई में मेहनत क्या है, पढ़ रहे हो, एक दिन तुम्हारा भविष्य कितना अच्छा होगा तुम अब बूझो। चलो बिना अथी हम आगे बात करेंगे। और अपने लोग परिवार के एक हिस्सा है, तो हम यही हमारा कहना है कि थोड़ा बातचीत करते हुए पढ़ा जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रॉबर्ट की तरह सिर्फ खट 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 आके अब सिर्फ बोलकर हम चला जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने लोग एक परिवार के हिस्सा है, तो हम थोड़ा समझाते हुए, थोड़ा बातचीत करते हुए कुछ जानने का प्रयास करते हैं, तो उसमें थोड़ा मनोरंजन का भी भाव होता है और कुछ हम समझ भी जाते, अच्छी तरह से हम समझ भी जाते हैं। वैसे तो अपने लोग बिहारी है, तो फिर बिहारी का क्या टेंशन है, ठीक है बाबू। तो चलिए हम फिर इसका अक्षर ज्ञान जो कविता है, तो फिर हम उनकी ओर देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अक्षर ज्ञान आपके सामने स्टार्ट हो गया है। तो इनमें तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते होंगे कि सर ये तो हम सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही पढ़ कर समाप्त कर देंगे। तो अच्छी बात है, देखो, लेकिन हम आपको बता दें कि गद्य खंड होते हैं उनकी दुनिया अलग होता है, और जो काव्य खंड है इनकी दुनिया अलग होती है। यानी कि गद्य खंड एवं काव्य खंड एक अलग अलग संसार है, दोनों एक ही नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि दोनों हिंदी का ही एक पाठ पुर्जा है, ठीक है। तो और है, लेकिन पाठ पुर्जा दोनों हिंदी का ही, लेकिन गद्य खंड एक अलग दुनिया हो जाता है और काव्य खंड एक अलग दुनिया हो जाता है। जैसे कि हम आपको बता दें, गद्य खंड अगर आप सिर्फ रीडिंग कर दीजिएगा तो उसका मायने आप समझते ही चले जाते हैं, लेकिन जो काव्य खंड होता है आप इसे रीडिंग करके आप नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, तो रीडिंग दो और उसका जो मायने होता है समझो। अगर समझ जाते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें भी कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे। अरे यार, अभी तो क्लास 10th में आए हो और पहला ही दिन देख रहे हो, तो नहीं समझ रहे हो तो चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पहला बेर में जैसे कि याद करो तो जब तुम पहला बेर में ABCD सीखा था तो नहीं ना सीखा था, क ख ग सीखे थे नहीं ना सीखा था, 1 से 100 तक एक ही दिन में सीख गए थे, नहीं ना। ठीक उसी तरह से धीरे धीरे हम इसको आप जैसे कि 1 से 2 बार में पढ़िएगा तो आप ज़रूर पूरा स्पष्ट है कि आप जान जाएगा। वैसे हालांकि हम आपको बता दें, अगर आप ध्यान से नोट बना रहे होंगे और सुन रहे होंगे ईयरफोन लगा के, और प्लस में अगर एक बार शुरू से कर लास्ट तक यह वीडियो पूरा देख लीजिएगा, तो हमें तो नहीं लगता कि आपको यह चैप्टर दोबारा फिर से आके पढ़ना पड़ेगा। हम आपको इतना विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो अनामिका जी है इस कोटेशन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, तो हम सारा कुछ पूरे आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप जान पाए होंगे। तो चलिए हम पहला कोटेशन ले लेते हैं और फिर हम इनका मायने समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर देखें तो फिर हम इन कोटेशन का मतलब समझेंगे। तो आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर देखो, हम पहला कोटेशन ले लेते हैं। चौटके में नहीं अटकता बेटे का कौ, कबूतर ही है न फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से ऊपर जाता है उसका खौ, खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका गौ, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका खौ। तो आई होप आप थोड़ा सा आपको परेशानी हुआ होगा, तो आप सोच रहे हैं कि आप क्या सर बता रहे, क ख ग घ, हमको कुछ नहीं समझ में आया है। तो आई होप कोई बात नहीं, जैसे कि आप लोग तो हम तो ये नहीं बोल रहा, ये तो अनामिका जी का जो अक्षर ज्ञान का जो कोटेशन है, जैसे कि आप लोग भी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो हम इन कोटेशन के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहते हैं, यानी कि जो अनामिका जी है इन कोटेशन के माध्यम से क्या कहना चाहती है,
तो हम बताते हैं। देखो इसमें ना चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप जैसे कि हम बता देते हैं, जब आप पहली बार में कोई चीज़ शुरुआत की थी तब पहली बार में नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें चिंता करने का भी कोई बात नहीं। हम इनका मायने आपको साधारण भाषा में हम आपको बताते हैं कि क ख जो बोल रही है इसका मायने क्या होता है। यानी कि एक तरह से हम बोले तो इन कोटेशन के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है, तो चलिए हम आपको साधारण भाषा में बताते हैं, ठीक है। कवित्री अनामिका बच्चों की अक्षर ज्ञान के विषय में कहती है कि जब माता पिता बच्चों को अक्षर सिखाना आरंभ करते हैं तब बाल्य अवस्था के कारण बच्चा बड़ी कठिनाइयों से क वर्ण का उच्चारण कर पाता है। इसके बाद ख वर्ण की बारी आती है। इस प्रकार ग तथा घ वर्ण भी सीखता है, लेकिन अबोधता के कारण बच्चा इन वर्णों को कर्ण से नहीं बोल पाता। कभी क कहना भूल जाता है तो कभी ख। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन सही गलत के बीच झूलता रहता है, जैसे क ख ग घ के सही ज्ञान के लिए बेचैनी रहता है। ओ माय गॉड, यह बहुत अच्छी बात बोली है। जैसे कि अपने लोग भी तो जीवन में कितना इच्छाएं होते, हमारे पास ये होता वो होता वो होता ये होता, धन दौलत वे गाड़ी। ठीक उसी तरह से कबीर जी यह समझाने की कोशिश किए हैं कि एक जो बाल्य अवस्था में जो बच्चा रहता है वो कभी क बोलना भूल जाते, कभी ख बोलना, यानी कि एक कर्म में क ख ग घ बोलना नहीं याद रह पाते हैं और वह उन क ख घ की एक कर्म में बोलने के लिए बेचैन रहते हैं। जिस तरह से अपने लोग बड़े बड़े महल, बिजनेस, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, आप सोच कर तो देखो, आप खुद आप अपने ही बारे में सोचो कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये गाड़ी होता, अगर कुछ ये गाड़ी जैसे कि आपके पास मानकर चलो कि पैशन प्रो है, तो आप फिर सोचते होंगे हमारे पास बुलेट होता। अगर आपके पास बुलेट होते तो फिर आप उससे भी महंगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी समझाई गई है, तो आई होप पूरी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यह चैप्टर जो है सारा यही पे डिपेंड है, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट कोटेशन भी हम पढ़ेंगे तब इससे ही रिलेटेट करके समझ पाइएगा, यानी इससे ही मिलता जुलता है आप अपने जीवन के बारे में। और बाल्य अवस्था में जो बच्चा या कुछ भी हो, यहाँ पे एग्जाम्पल ये क ख ग घ यानी कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण की कुछ लेपा जोखा पर के समझाया गया है, लेकिन आप अपने जीवन से भी कुछ मिलता जुलता करके आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए, और हम थोड़ा इसका माने कि इसको ना हम थोड़ा सा हम और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कवित्री क्या कहना चाहती है, ठीक यही कोटेशन के माध्यम से। यानी कि जो हम पहले कोटेशन जो बोले थे उससे भी हम आसान भाषा में समझाते हैं यही कोटेशन का। तो फिर हम नेक्स्ट कोटेशन लेते हैं। तो चलिए, हम कवित्री क्या कहना चाहती है और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो घबराना नहीं है बाबू, ठीक है। हम आपको बता दिए, नहीं आपको समझना है कि यह वीडियो कितना लंबा होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये भी नहीं सोचना है, ठीक है। अरे हम चाहते कि तुम एक ही बार में समझ जाओ, कि बार बार फिर पढ़ना नहीं पड़े। नहीं तो क्या होता है ना, अब 20 मिनट का जो वीडियो बन जाता है, ठीक है, 15-20 मिनट का वीडियो बन जाता है, फिर वही तुम बार बार यानी 5-6 बार समझने के लिए तुम देखते हो बार बार रिपीट करके, तो फिर उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और हम अपने बिहारी भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अपने लोग बिहारी है तो बिहारी भाषा में ही समझना ज़्यादा पसंद करेंगे। सो चलिए, ये तो एक खैर अलग मुद्दा हो गया। तो आपको घबराना नहीं है, हम और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, कवित्री का कहना है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैसे ही कठिनाइयों का अनुभव होता है जिस प्रकार बच्चों को अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में आती है। तात्पर्य यह है कि जीवन एक ऐसी समस्या है जिसका समुचित ज्ञान तभी होता है जब व्यक्ति उसके अनुकूल लगातार परिश्रम करता है। यदि वह लीक से हटकर प्रयास करता है तो उसकी कल्पना गमले के समान टूट जाती है अथवा घड़े के समान लुढ़कती रह जाती है। परिणामतः उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, ठीक है। तो हम पहले क्या बोले, इससे पहले भी हम आपको समझा है, आप अपने लाइफ से
कुछ मिलता जुलता शब्द यहाँ पे बोला गया है, तो कभी भी अपना वही भाषा बोली है, लेकिन वो अपना भाषा में बोली है। और हम यही भाषा, हम बिहारी भाषा में हम आपको पहले से पहले समझाए थे कि ना, कि अब अपने लाइफ से कुछ मिलता जुलता यहाँ बोला गया है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं। एक बच्चे लिख रहे हैं कि थैंक यू सर। हाँ तो वही, हाँ बाबू ठीक है, हम अपने भाषा में हम आपको समझाने के पूरे प्रयास में रहते हैं। चलो ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट कोटेशन में देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहती है। तो चलो अभी हमारे साथ स्क्रीन पर देखो तो नेक्स्ट कोटेशन में क्या कहती है। तो आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही ना। तो हम कहाँ तक फर्स्ट कोटेशन जो हम पढ़े थे कहाँ तक कर लिए थे, घ तक कर लिए थे। अब कहाँ से करना है, अंग से करना है, यही ना। तो चलो अभी स्क्रीन पर पढ़ो, अंग से हम स्टार्ट करते हैं। अंग पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंग। अंग के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। तो आई होप कुछ तो समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो चलो फिर हम समझते हैं कि इन कोटेशन के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो हम समझते हैं कवित्री क्या कहना चाहती है इन कोटेशन के माध्यम से। कवित्री कहती है कि अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पाने वाला बच्चा क वर्ग के पंचमाक्षर वर्ण अंग को ट वर्ग का ड तथा अनुस्वार वर्ण की गोदी में बैठा बेटा मान लेता है। तात्पर्य यह है कि ड वर्ण का उच्चारण मुर्दा से होता है और अनुस्वार वर्ण का नाक से। बच्चा को लगता है कि ड वर्ण के आगे अनुस्वार लगाने के कारण अंग वर्ण बन गया। माँ बेटी की गोद में बैठाकर अक्षर ज्ञान की शिक्षा देती है, उसी प्रकार ड वर्ण अपनी गोद में अनुस्वार वर्ण को बैठाकर अंग बना देता है। तो आई होप थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे। तो चलिए इसको हम और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा यह टफ है, यानी कि हम तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि आप अपने अगर लाइफ से कुछ मिलता जुलता बना रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन चलिए हम आपको पूरे आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कवित्री क्या कहना चाहती है इन कोटेशन के माध्यम से। तो चलिए, तो इसमें कवित्री ने अंग वर्ण की विशेषता के माध्यम से जीवन के मूल तत्व को समझने की सलाह दी है। कवित्री का मानना है कि यह संसार ड वर्ण के समान स्थूल है, लेकिन अनुस्वार का संयोग पाकर एक विशेष प्रकार का वर्ण बन जाता है, जिसे पंचमाक्षर कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति मूल रूप में मानव होते हुए भी कोई विशेष गुण धारण कर लेता है, तब मानव होते हुए भी अपने विशेष गुण के कारण समाज में पूज्य बन जाता है, अर्थात पंचमाक्षर अंग की भांति नाक का बाल बन जाता है। इसलिए जीवन के मूल रहस्य को जानना आवश्यक है, क्योंकि जीवन के मूल रहस्य को जाने बिना जीवन अधूरा रह जाता है, मानवता का बोध नहीं हो पाता है। तो आई होप यह कोटेशन के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो इसमें तो पूरा आसानी भाषा में हम समझा दिए हैं कि कवित्री क्या कहना चाहती है। आप तो चलो ठीक, हम आप पे थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। देखो, मान कर चलो तुम अभी क्लास 10th में हो, ठीक है। अगर मान कर चलो तुम मेहनत से या मेहनत करके 400 नंबर प्लस कर लेते हो, ठीक है। जब तुम 400 नंबर प्लस कर लोगे तो तुमको बुझो तुमको कितना सम्मान दिया जाएगा घर में या घर के अगल बगल में, या जिस आप मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में आपको एक अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा, एक इंटेलिजेंट बॉय के रूप में देखा जाएगा और आपका सम्मान अधिक बढ़ जाता है। आप खुद सोच कर देखो, अगर आपके आसपास में कोई 400 नंबर प्लस कर लेता है कोई भी सब्जेक्ट में,
सॉरी कोई भी परीक्षा में, या 10th का परीक्षा हो या 12th का परीक्षा हो, अगर 4 से नंबर प्लस कर देता है, जब आप उससे मिलते हैं तो एक सम्मान की भावना से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जो फेल हो जाता है या फिर 2nd 3rd नंबर लाता है तो आप उसे, आपको जितना वैल्यू देना चाहिए उसको, आप उतना वैल्यू उसको नहीं देते हैं। लेकिन ठीक वही विद्यार्थी जो 4 से नंबर प्लस कर लेते हैं तो आप उस व्यक्ति से जो मिलते हैं तो उसके लिए एक आदर्श भावना अलग होती है। तो आई होप आप पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो ठीक उसी तरह से डॉग के गोद में एक अनुस्वार बैठ गया है, उसे हम अंगा कहते हैं। तो आई होप आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है बाबू, देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या भी कहते हैं सर हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम 1 मिनट अगर कुछ हम बोलना चाहेंगे तो देखो इसमें क्या होता है हम बताते हैं। यह अक्षर ज्ञान है, काव्य खंड से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम बताते हैं आपको, यह अक्षर ज्ञान है, यह एक बहुत बड़ा कविता है। ठीक है, यह एक काव्य खंड में एक बहुत बड़ा अपने आप में पहचान है। ये मत समझना कि हम आपको जो समझा रहे हैं तो ये एक बेसिक लेवल समझा रहे हैं। रह गई पेरेंट्स बात की, आप बोलिएगा सर अब तो बेसिक लेवल समझा रहे तो फिर परीक्षा में पूछाएगा तो फिर हम कैसे ऑब्जेक्टिव में टिक मार पाएंगे। तो देखो बाबू, हम आपको बताते हैं, हम जो आपको समझा रहे हैं ये बहुत है, ये बहुत काफ़ी है। इतना हाई लेवल का तो क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव पूछा भी नहीं जाता बिहार बोर्ड में। ठीक है, हम हालांकि हम आपको बता दें कि अक्षर ज्ञान जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चैप्टर, यहाँ से हम आपको बताते हैं बड़े बड़े इंटरव्यू, जैसे कि यूपीएससी का इंटरव्यू हो गया, आईएएस का इंटरव्यू हो गया, उसके बाद फिर दरोगा का इंटरव्यू हो गया, और ईटीसी जो बड़े बड़े उच्च पद पे जो इंटरव्यू होता है या परीक्षा होता है, अक्षर ज्ञान से हिंदी साहित्य में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको उतनी घबराने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ से आप बेसिक लेवल से ही क्लास 10th में, बेसिक लेवल से ही क्लास 10th में पूछा जाता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बशर्ते जितना हम बता रहे हैं, अगर आप जितना हम आपको बताए हैं ना, अगर आप इससे 50 से 60% समझ पा रहे हैं तो आपके लिए यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत हो गया। ठीक है, हम आप देखो, आप जैसे बोलेंगे सर हमको 100 में 100% जानना ज़रूरी है, तो हम आपको बता दें, देखो बेटा इसमें क्या हो जाता है ना कि आपको हिंदी साहित्य में पीएचडी करना पड़ेगा इसके लिए। तो पीएचडी करोगे तभी इसका जो पूरा मायने होता है, एक मायने जो होता है, जो रियल में मायने होता है, वो समझ पाओगे। ठीक है, तो अगर आप बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह काफ़ी है और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर हम आपको जितना समझा रहे हैं उसका जो आप 50-60% समझ रहे हैं ना, ये बहुत हो गया। इस बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो जो लास्ट का कोटेशन है, तो सिर्फ लास्ट का कोटेशन आप जान जाओ, इसका आपको पूरा हो जाएगा ना, तो आप बोलिएगा सर हम तो बेकार में चिंता कर रहे थे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मस्ती में पढ़ाई करो और चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और पहले ही हम बता दें, अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार दोबारा वीडियो सुन लेना है। उसके बाद तो फिर हमको तो नहीं लगता है कि आप नहीं समझे होंगे। तो चलो बातचीत तो होता ही रहेगा। तो चलो हम जो लास्ट का कोटेशन है वह ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर समाप्त करेंगे। तो चलो, तो अभी हमारे साथ देखो, तो लास्ट का कोटेशन है, सबसे जो लास्ट पंक्ति है वो हम कोटेशन देखते हैं, इसके फिर हम इसका मायने समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे साथ देखो, चलो हम पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट कोटेशन, माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसकी आ जाती है आंसू। पहले विफलता पर झलके ये आंसू ही है शायद प्रथमा का क्षण सृष्टि के विकास कथा के। तो आई होप इनके बारे में आप थोड़ा सा तो ज़रूर समझ पाए होंगे। नहीं समझे है कोई बात नहीं। चलो, हम कवित्री इन कोटेशन के माध्यम से क्या कहना चाहती है हम आपको समझाने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। कवित्री कहती है कि बच्चा अंगा वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, वह बार बार लिखता है ताकि वह उसका सही उच्चारण कर सके, लेकिन अपने को सही उच्चारण करने में असमर्थ जानकर रो पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अक्षर ज्ञान जीवन की विकास कथा का प्रथम सोपान है। तो आई होप आप इस कोटेशन के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती थी वह आप समझ गए हैं। ठीक है,
थोड़ा और आसान भाषा में समझा दीजिए सर। चलो कोई बात नहीं, चलो हम थोड़ा और आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं कि देखो बेटा, ठीक है, तुम्हारे मन में डाउट है, इसी तरह से कमेंट करो, हम बताएंगे। हमारा काम ही आपको आसान भाषा में समझाने का। तो कमेंट नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट करो, डरो नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, हम समझाते हैं और आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं कवित्री क्या कहना चाहती है। कवित्री का कहना है कि जो जीवन के प्रथम चरण में ही कठिनाइयों का अनुभव कर जीवन से हार मान लेता है, उसका जीवन रहस्य बन जाता है। वह कभी भी जीवन संग्राम में सफल नहीं होता, चाहे जीवन का जैसा भी क्षेत्र क्यों ना हो। कवित्री का मानना है कि जीवन के आरंभ से ही समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि कठिनाइयों में तपने से ही व्यक्तित्व में निखार आता है। जैसे सोना आग में तप कर चमकने लगता है, उसी प्रकार मानव जीवन के साथ भी ऐसा ही होता है। आज तक संसार में वही सम्मान पाया है जिन्होंने समस्या का दृढ़ता से मुकाबला किया है। अक्षर ज्ञान से कवित्री का तात्पर्य जीवन ज्ञान से है। जीवन की वास्तविकता ज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन मूल्य से अनजान रह जाता है। तो आप समझे होंगे कवित्री क्या कहना चाहती है, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया है। हालांकि हम आपको तो पहले से ही इतना समझाते आ रहे हैं कि संघर्ष से नहीं डरना है, गलती करने से नहीं डरना है। तो यही कोटेशन के माध्यम से कवित्री समझाई है। देख ही रहा है, दोनों बात सेम ही है जो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और यह कोटेशन के माध्यम से भी कवित्री यही समझाने का प्रयास की है कि जीवन की कठिनाइयों से कभी नहीं घबराना है। जो भी महान व्यक्ति बना है वह काफ़ी मेहनत करके बना है, काफ़ी संघर्ष करके बना है, ठीक है बेटा। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप मेहनत करने से नहीं घबराओ। जीवन में जितना ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े करो और आगे बढ़ो, घबराने का है ही नहीं, ठीक है। यही स्पष्ट रूप से तो अनामिका जी समझाने की कोशिश की है यह कोटेशन के माध्यम से। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो चलो इसमें कुछ VBI क्वेश्चन आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो कि प्रश्न है 7 से 8 प्रश्न है, ठीक है। तो आपको सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक सही सुन रहे हैं आपको सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ 2 से 3 है ऐसा प्रश्न है जो कि इस बार नहीं तो उस बार और उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल में यही 2 से 3 ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है, जिसे आप VBI क्वेश्चन आंसर कहते हैं, ठीक है। देखो ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं बताते हैं। देखो हम आपको सीधा सीधा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इसमें जितना भी प्रश्न 7 से 8 प्रश्न है हम सभी बताते हैं। कविता के आसपास क्या होता है हम ये भी बताते हैं। उसके बाद भाषा की बात में कुछ विपरार्थिक शब्द हो गया ये भी बताते हैं। यानी कि हम आपको एक टोटल बात बोले तो यानी हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इसमें जितना, जैसे कि आप जितना भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये सारा कुछ कवर करते हैं। लेकिन जो VBI क्वेश्चन है जो पूछने का ज़्यादा चांस है, इसमें से ऐसा कौन सा 2 से 3 ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है, तो उस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें से 2 से 3 ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2-3 साल के अंतराल में बीच बीच में करके पूछा जाता है। सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा क्वेश्चन है। तो आप लोग में से तो बहुत कहेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं। देखो बाबू, हमारा तो यही कहना है कि जब मेहनत ही करना है तो सही डायरेक्शन में मेहनत करने से फ़ायदा ही होता है। अगर तुम मेहनत ही कर रहे हो, अगर गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो फिर कहाँ से तुम सफल हो पाओगे, तुम ही बताओ। जब मेहनत ही कर रहे हो तो सिर्फ देखो हल्का ही मेहनत कर रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा 80% तुम बुझो कि तुम सफल हो गए। लेकिन तुम 100% कोई भी काम में तुम जैसे पढ़ाई कर रहे हो एकदम 12-12 14-14 घंटा पढ़ाई कर रहे हो और तुमको यही नहीं पता कौन क्वेश्चन पूछा जाता है कौन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो फिर सफल कहाँ से हो पाओगे लेकिन तुम यार फर्स्ट डिवीजन तक नहीं हो पाओगे। तुम सभी याद क्वेश्चन करके जाओगे फिर अचानक वहाँ पर जाके भूल जाना है तो फिर कौन फ़ायदा होने वाला है। तो सिर्फ VBI क्वेश्चन ही याद करना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है बाबू। जब मेहनत ही कर रहे हो, जब इतना
मेहनत ही कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। तो इसमें से सिर्फ 2 से 3 ऐसा क्वेश्चन है जो कि VBI क्वेश्चन है, तो हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम बताएंगे। और हालांकि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम सभी प्रश्न कवर करेंगे, और प्रश्न के अलावा जो भी चीज़ है व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम सभी प्रश्न, उसके बाद प्रश्न के बाद जो भी है सभी हम कवर करेंगे। लेकिन जो VBI क्वेश्चन है उस पर हम थोड़ा ज़्यादा थोड़ा फोकस करते हैं और बच्चा को हम उस समय बोल देते हैं कि ये पहुंचने वाला है, ये पहुंचने वाला है, ये पहुंचने वाला है। ठीक है, पहुंचने वाला है मान कि पूछने वाला है। हो जाता है कभी कभी, अरे तुमको बोले नहीं यार, गलती करने से डरो मत, उठो पढ़ो। गलती करने, गलत पढ़ रहे हो कोई बात नहीं है, इंग्लिश तुम रीडिंग करते होगे तो तुम अभी ना जाने तुम कितना गलती करते होगे स्पेलिंग में, तुम ही बताओ। हम जानते हैं, सब जानते हैं तुम्हारा, ये नहीं समझना कि सर को कैसे मालूम हो गया कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, कभी कभी हम भी बोलने में मिस्टेक कर देते हैं। हम चाहेंगे तो देखो वॉइस कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कोई कटिंग फटिंग नहीं होता है, यह लाइव है, होता है हमसे। जब हमसे मिस्टेक होता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं ना, हमसे मिस्टेक हो गया, फिर ठीक उसी तरह से आप भी एक्सेप्ट कर के आगे बढ़ जाओ बस। तो आई होप आप समझ रहे होंगे बाबू। तो आप हमें इजाज़त दीजिए, तो फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। लेकिन रुको, हम आपसे ना 2 मिनट और समय लेंगे अगर आपका इजाज़त हो तो। थैंक यू इजाज़त देने के लिए। चलो, हम क्या कहना चाहते हैं, इसमें ना बहुत लड़का को हम देखते हैं कि यही गलती कर देता है कि कुछ दिन पढ़ाई किया और अचानक भटक गए। तो देखो बाबू, हम कुछ इसमें कहना चाहते हैं, सुन लो, जो तुम्हारी भलाई के लिए हम कहना चाहते हैं। देखो बाबू, इसमें हम आपको बता देते हैं कि देखो, मेहनत करो। अगर तुम रोज़ 2 ही घंटा 4 ही घंटा पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करो। लेकिन यार तुम लोग क्या करते हो, कभी 12 घंटा पढ़ लेते हो, कभी 7 घंटा पढ़ लेते हो, कभी 8 घंटा पढ़ लेते हो, और मालूम चलता है कि 2-3 दिन गायब ही हो गया। तो ऐसा नहीं करना है बाबू। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप 4 ही घंटा 5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देखो, दोस्त यार तो है, था, रहेगा, तो दोस्त यार पर उतना फोकस नहीं करना है। सबसे पहले लाइफ को देखो। अरे एक बार लाइफ सेटल हो गया ना, तो फिर दोस्ती निभाते रहना, फिर क्या क्या करते रहना। लेकिन जो अभी तुम्हारा बहुमूल्य समय है, एक बार अगर समय निकल गया तो फिर पछताने से भी कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। अगर मान कर चलो अभी क्लास तुम 10th में हो और अगर ये समय निकल गया तो फिर पछताने से भी कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो दोस्त है, था, रहेगा। ठीक है बाबू, तो ज़्यादा दोस्त तो उतना अथी नहीं करना है। दोस्त देखो, पढ़ते समय अगर कोई मैसेज करता है, कोई फ़ोन करता है, कॉल मत उठाओ, कॉल मत उठाओ, सीधे बोल दो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई से कोई दोस्ती नहीं। अगर आप किसी का भी बायोग्राफी पढ़िए, देखो कितना संघर्ष किया था। वैसे भी बोला जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तभी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, दोस्ती सब समाप्त करो। तुम्हारे साथ 1 साल यह गोल्डन समय है, इसे तुम सही समय में सही उपयोग करो और अच्छा नंबर लाओ। और जब अच्छा नंबर लाओगे तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा। जब अच्छा कॉलेज मिलता है तो वहाँ अच्छा स्टूडेंट भी मिलता है, उससे भी सीखने को बहुत चीज़ मिलता है। ठीक है बाबू, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यह समय बहुत आपके लिए बहुमूल्य समय है। तो दोस्ती अपने जगह रखो। सिर्फ एक बार सफल हो जाओ, उसके बाद फिर दोस्ती यार सब निभाते रहना। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड सब छोड़ दो, यह सब अंधविश्वास है बाबू। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो ये सब छोड़ो, अभी आपका बहुमूल्य समय है। और आपका भी तो गार्जियन आपसे आशा करते होंगे कि मेरा बेटा अच्छा नंबर लाएंगे। तो आई होप आप पढ़ने में बहुत तेज विद्यार्थी, आप यहाँ तक सुने हैं वीडियो को एक लाइन से, तो यानी कि आप पढ़ने में बहुत तेज विद्यार्थी है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पढ़ने में बहुत तेज विद्यार्थी है। भले ही अड़ोसी पड़ोसी के काम ही आपको नीचा गिराना, ठीक है, तो उसे डिस्टर्ब नहीं होना है। सिर्फ आप अपने मेहनत अपनी दिशा में करते रहो। ठीक है, और आप मेहनत करके अच्छे नंबर प्राप्त करो और अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराकर आप अपने उज्जवल भविष्य का सपना स्वीकार करो। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे बाबू। तो यह वीडियो तो ऑलरेडी ही वैसे लंबा बन गया है। वैसे तो हम बता दें कि वीडियो लंबा होना या छोटा होना हमारे हाथ में नहीं होता है। तो चलिए ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर जो VBI क्वेश्चन है हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। ठीक है बाबू, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम इसका जो VBI क्वेश्चन आंसर है वह डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बहुत तेज़ी से मिल जाए। ठीक है, हालांकि हम आपको बता दें कि YouTube इसलिए सब्सक्राइब किया जाता है ताकि हम इससे रिलेटेड कोई सामान या कोई वीडियो अपलोड करें इस चैप्टर का, तो आप तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो तो वैसे लंबा हो ही गया है,
तो चलिए अभी हम आपको जितना समझाए हैं उस पर आप अमल कीजिए, वीडियो रोको, 5 मिनट सोचो। आप अपने लाइफ बनाना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? अगर आप अपने लाइफ बिगाड़ देते हो तो आने वाला वक्त में तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं अपना आदमी भी साथ देना छोड़ देता है। अगर आप एक बार सफल हो जाते हो मेहनत करके तो फिर आपके साथ न जाने जो नहीं आना चाहता है ना वो भी आके पीछे पीछे ताली बजाएगा। तो अगर आप असफल हो जाते हो तो वही लोग बुराई करता है, अगर आप सफल हो जाते हो मेहनत से तो वही लोग आपको आपके पीछे पीछे ताली बजा के आपको स्वागत करता है। तो आप क्या चाहते हो? आपका बुराई हो या स्वागत हो आपके हाथ में है। आपका यह बहुमूल्य समय आपके हाथ में है। आप इसे किस तरह से उपयोग करते हैं या फिर दुरुपयोग करते हैं यह आपके हाथ में है। तो हम तो समझाने के ही प्रयास किए हैं, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है बाबू, तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप इसका VBI क्वेश्चन आंसर है वह पढ़ लीजिएगा। और हम आपको क्या बताएं, चलो जब तक इतना ही रहने देते हैं। और अगर ये इसका तो इस चैप्टर का तो वीडियो हम डालेंगे ही, और इसके अलावा भी अगर आप किसी का चैप्टर चाहते, किसी चैप्टर का VBI क्वेश्चन आंसर चाहते हैं वो भी डाला गया है। और जब तक इतना ही रहने देते हैं तो फिर हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम लोग बातचीत करते ही रहते हैं। ठीक है, तो फिर वहीं पे मिलते हैं और वहीं पे बातचीत कुछ करा जाएगा। तो ये ऑलरेडी ही वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आई होप आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। प्लेलिस्ट में जाके VBI क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा। तो आप एक बहुत तेज़ विद्यार्थी है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप अपना इतना मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक सुनते आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बहुत गोल अचीव करना चाहते हैं। तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो आप पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। कुछ हो या ना हो, रेगुलर पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।